वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में सीखा था। आज अपन पढ़ेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको पता होने चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका मतलब जिसमें 4 लिगेंड जो है मेटल एटम से आके अटैच होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फिगर बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मेटल के साथ 4 लिगेंड जो है वो अटैच हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में जो dx² y² होता है और जो dz² ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जी का होता है, इसलिए उसको e ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरीके से dxy dyz और dzx जो है वो t2 ऑर्बिटल कहलाएंगे, जो कि हायर एनर्जी के होंगे, क्योंकि अपन को पता है ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz dzx, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस ही अप्रोच करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, अपन जब लिखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो सिर्फ ई ऑर्बिटल लिखेंगे, ईजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि लिगेंड्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो आपके एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, लेकिन यहाँ ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका जो आपका ये जो लिगेंड्स हैं इनका जो बीच का एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि लिगेंड्स जो हैं वो आपके बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। As from the figure, none of the orbitals point exactly towards ligand and therefore the splitting will be less than in octahedral field. तो आपको ध्यान रखना होगा, जो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कम होती है। अब इसका रीज़न क्या है, अगर आपसे कोई पूछे रीज़न बताओ तो आपको सबसे पहला यही बताना होगा कि 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं और वो भी एक्सिस के बिटवीन, तो इससे लेस रिपल्शन होगा। लेकिन जबकि अगर अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो इससे अपन ये बात पता कर सकते हैं, जितने कम लिगेंड होंगे उतनी ही कम स्प्लिटिंग होगी आपकी। रीज़न है आपका, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड्स अप्रोच थ्रू इन बिटवीन द एक्सिस, so less repulsion, whereas in octahedral complex 6 ligands approaches along the axis, so there is more repulsion. तो therefore lesser ligands results in less splitting, जितने कम लिगेंड होंगे उतनी ही कम स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग यहाँ कम होती है तो हुंड रूल फॉलो होता है। हुंड रूल क्या होता है, यहाँ पे आपकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो पेयरिंग एनर्जी आप हुंड रूल आपको पता है कि आपको हर ब्लॉक को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी फेवरेबल, सो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसलिए जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है उसमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप बताओ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाती है, तो यहाँ आपको रीज़न लिखना होगा और ये पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ये आपका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का डायग्राम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये डीजेनरेट और डी ऑर्बिटल्स हैं जब आपका कोई लिगेंड नहीं है। तो जब आप थोड़ा इनको मतलब लिगेंड्स जब आए तो इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ते ही इनका थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव लिगेंड आ जाते हैं तो फिर ये जो आपके ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये जो हैं वो 2 सेट्स में टूट जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सेट्स में, जो कि होगा एक तो ये वाला E और एक T2। यहाँ
अब आपके जो ई वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो लोअर एनर्जी के होंगे, क्योंकि जो आपके लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये जो है ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे, और ये जो है T2 वाले ये हाइयर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ फिर उसी का ही डिफरेंस आ जाएगा, ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिफरेंस है जो कि होगा -6dq और 3/5 ΔT, और ऊपर वाले के लिए होगा मतलब T2 के लिए होगा +4dq और 2/5 ΔT। और ये आपको पता होना चाहिए टोटल जो है आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ये इसका जो एनर्जी होती है वो होती है 10 ΔQ। अब कैलकुलेशन फॉर CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय +4dq। अब A जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन इन T2, जो T2 में मतलब इस ऑर्बिटल में यहाँ T2 में जो और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आपको 4dq से मल्टीप्लाई करना है, प्लस B मल्टीप्लाइड बाय -6dq, और B जो है वो इलेक्ट्रॉन इन E होंगे। तो आपको मेन जो इसमें याद रखना है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का डिफरेंस याद रखना है। जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है उसमें Eg ऊपर जाता है, T2G नीचे आता है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उल्टा होता है, E नीचे रहता है और T2 ऊपर जाता है। ऐसा आपका लिगेंड्स के अप्रोचिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज़ ऑलवेज मोर देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा होते हैं तो यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ ये रिलेशन आपको याद रखना है, ΔT = 4/9 ΔO, जो कि ऑक्टाहेड्रल होगा। फैक्टर्स ऑन विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहला नेचर ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो हायर स्प्लिटिंग करेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो लोअर स्प्लिटिंग करेंगे। जैसा कि आप वहाँ जैसे आप जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको भरना सिखाया था तो आप इसको समझ गए होंगे। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो लोअर स्प्लिटिंग करेंगे। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये आपको याद होनी चाहिए, जो कि इस तरीके से होती है I- Br-, S2-, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमी हुई है। मतलब यहाँ I तो सबसे वीक लिगेंड होगा और CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहला, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल हायर द स्प्लिटिंग। जितनी ज़्यादा मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ही ज़्यादा वो स्प्लिटिंग शो करेगा। जैसे अगर Fe2+2 और Fe+3 में आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा, तो Fe+3 ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। इसी का ही बी पोर्शन है, इफ़ द चार्ज इज़ सेम देन मोर वैकेंट ऑर्बिटल मोर स्प्लिटिंग। अगर मान लीजिए चार्ज सेम है, जैसे कि आप बात करें Ti+3 और CO+3 की, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो जिसके ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लेस स्प्लिटिंग हो रही है। इसके बाद 5D ऑर्बिटल्स, 4D ऑर्बिटल्स और 3D ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा 5D ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए शॉर्ट नोट की तरह है बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन है ये, जो कि आपको याद रखना होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। इसी तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कलरलेस होंगे, ये डायमैग्नेटिक होंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। इसी तरीके से अगर वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करें तो
यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा होंगे, कलरफुल होंगे। अब ऑब्वियसली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो आपका कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।